बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम यूज़ केस मॉडलिंग के बारे में डिस्कस कर। यूज़ केस मॉडल में हमारे पास राइटिंग रिक्वायरमेंट्स इन कंटेक्स्ट, यानी कि यूज़ केस जो मॉडल होता है इनमें इसमें हम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है यूज़ केस रिलेशनशिप। तो इसमें हमारा जो यूज़ केस मॉडल है वो उसका रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी कि इसका रिलेशन मॉडल डोमेन मॉडल के साथ है, इंटरेक्शन डायग्राम्स वगैरह इन सब के साथ इसका इंटरेक्शंस है। तो इन सब को हम बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस फील्ड वक्त हम यूज़ केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यूज़ केस एक्चुअल में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स आर एक्शंस जो कि हम यूज़र और जो हमारा सिस्टम है उसके दरमियान इंटरेक्शंस वगैरह शो करवाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और कोई भी हम गोल अचीव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, यूज़र क्या होता है, इसको सब के बारे में मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ जहाँ यूज़ केस डायग्राम है उसमें। तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास जो भी इसमें यूज़ केस है इसमें हम स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं रिटर्न फॉर्म में, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में, और इसमें हम कोई भी डायग्राम्स वगैरह यूज़ नहीं करते। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये नहीं है यूज़ केस में, यानी कि इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है बल्कि सिर्फ इसमें हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो ये पॉपुलर टूल है इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में पॉपुलर टूल है। तो उसके बाद हमारे पास यही है यूज़ केस आना है डायग्राम, यानी कि यूज़ केस में हमारे पास डायग्राम्स वगैरह नहीं आती बल्कि हमें जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखें। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऑप्शनल होती हैं जबकि हमारे पास यूज़ केस ऑप्शनल नहीं होती। तो उसके बाद हम यूज़ केस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी हम चीज़ को हम ईज़ियर बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, यानी क्या जो कस्टमर्स है उसको अच्छी तरह से हम जो उसने रिक्वायरमेंट्स हमें बताई होती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, और उसके बाद हम जो भी हमारा कस्टमर वगैरह होता है उसको हम बताते हैं कि आपने यही रिक्वायरमेंट्स बताई थी एक सिंपल वर्ड्स में। तो इसलिए ये हमें ईज़ियर बनाता है, स्पेशली फॉर कस्टमर के लिए इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोडोलॉजी नहीं है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और गोल्स एम्फसाइज गोल, यानी कि ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह पर हमें जोर देता है जबकि टास्क जो मैं टास्क वगैरह उस पर जोर नहीं देता। तो इसके बाद हमारे पास एक्टर्स आर यूज़ केस फर्स्ट, यानी कि हमारे पास एक्टर पहले आते हैं या यूज़ केस है। तो टिपिकली उसने यही कहा है कि ये दोनों ही हमारे पास जो है पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। और जो अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें यूज़ केस जब हम राइट करें तो हमारे पास पहले यूज़ केस आते हैं उसके बाद एक्टर्स हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे पास इन दोनों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ यूज़ केस, हमारे पास जो यूज़ केस की टाइप्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो हाई लेवल यूज़ केस यूज़ करते हैं। और उसके बाद तो इसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंडेड एसेंशियल यूज़ केसेस को हम एनालाइज में यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास एक्सपेंडेड रियल यूज़ केसेस हैं मज़ीद यूज़ केसेस को एलेबरेट्स किया गया है, यानी कि हाई लेवल यूज़ केसेस हैं इसमें हम ब्रीफ सा लिखते हैं, मुख्तसर सा, यानी कि नेम एक्टर पर्पस और ओवरव्यू वगैरह लिखते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स वगैरह यूज़ करते हैं। जबकि एक्सपेंडेड यूज़ केस ये फुली ड्रेस्ड है जो कि पहले यूज़ की आप जो यूज़ की थे वो हाई लेवल ही यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सिस्टम्स वगैरह जो भी सिस्टम एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करेगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एसेंशियल यूज़ केस ये ब्लैक बॉक्स है, यानी कि इसमें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो लीव आउट होती है। जबकि रियल यूज़ केस यानी कि वाइट बॉक्स इसमें हमारे पास लीव इन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि इसमें इंक्लूड होती हैं टेक्नोलॉजीज़। तो इसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेंशियल ब्लैक बॉक्स यूज़ केस दैट लीव्स आउट टेक्नोलॉजी एंड अ रियल वाइट बॉक्स यूज़ केस दैट इंक्लूड टेक्नोलॉजी इज़ अ फंडामेंटल, यानी कि इसमें क्या जो एसेंशियल ब्लैक बॉक्स है
इसमें हमारे पास लीव आउट का एक टेक्नोलॉजी को, जबकि वाइट बॉक्स में हम क्या करते हैं, इंक्लूड्स होती है हमारी टेक्नोलॉजी। एज एक एग्जांपल गिवन है कि इसमें एग्जांपल में वो कह रहा है कि जो हमारे पास इसेंशियल होती है, इसेंशियल मतलब कि ब्लैक बॉक्स है, तो इसमें हम क्या मेंशन करें, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या वैलिडेशन, ये नहीं बताते, डिटेल के साथ नहीं बताते। जबकि वाइट बॉक्स में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो इंक्लूड होती है, यानी कि जो हमारी जो हम यूज़ करेंगे वो कार्ड रीडर यूज़ करेंगे या फिर कीपैड यूज़ करेंगे। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जो ओल्डर मेथड था उसमें हम डिटेल के साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स वो यूज़ करते थे, यानी टेक्स्ट वगैरह लिखते थे, और जो अब हम यूज़ करते हैं वो हाई लेवल करते हैं, इसमें हमारे पास डिटेल वगैरह में कुछ भी नहीं होता, यानी कि बल्कि हम ब्रीफ में ही एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्शनल आइटम्स हमारे पास अब आ जाती हैं। सिर्फ का यूज़ है वो हम करते हैं वाइट बॉक्स, यानी कि हमारे पास जो पीछे हमने ये पढ़ी है ये वाली रियल यूज़ केस वाइट बॉक्स, इसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, तो इस जो ये ऑप्शनल है ये इसमें आती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप्स। तो ये हमारे पास जो ये है यूज़ केस, एक्टर्स, टाइप्स और डिस्क्रिप्शंस, तो ये इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो और इसको हाई लेवल यूज़ केस भी कहते हैं। तो अब हमारे पास यूज़ केस क्या आते हैं, यूज़ केस हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्टर्स। तो एक्टर्स वो होते हैं जो कि हमारे यूज़ केस को यूज़ करते हैं। और टाइप्स में हमारे पास कि वो हमारा एक्टर्स प्राइमरी है, यानी कि कितनी टाइप्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं, तो इनको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम जो भी यूज़ केस वगैरह में हम नेम लिखते हैं उसको मज़ीद डिस्क्राइब कर देते हैं स्टेप्स में। तो अब इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इन 4 स्टेप्स को देखते हैं। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के एक यूज़ केस है, इसमें सबसे जो यूज़ केस है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स किसके, बाय आइटम्स की, तो बाय आइटम्स को हम यूज़ केस मानेंगे। और उसके बाद जो हमारा एक्टर है, एक्टर्स हमारे पास कस्टमर और कैशियर दोनों आ जाते हैं। जबकि टाइप्स क्या, यानी कि प्राइमरी है। तो अब हमारे पास प्राइमरी क्या, प्राइमरी में हमारा था जो कोई भी जो हमारे पास सिस्टम है वो जो एक्टर के लिए बनाया जाता है, और जो सबसे पहले यूज़ करता है वो हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। तो जो ये डिस्क्रिप्शन है वो सारी बाय आइटम्स के मुताबिक की गई, यानी कि कस्टमर आया और उसने कुछ आइटम्स परचेज़ की, जो कैशियर है उसने बिल बनाया और उसको दे दिया, और वो कस्टमर आइटम्स वगैरह लेकर चला, यानी कि जो आइटम है उनके बारे में हम इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसको मज़ीद हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम, यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी एक्टर्स हैं ये कैशियर भी है और कस्टमर, यानी कि उन्होंने बाय आइटम को दोनों ने इनिशियली स्टार्ट किया है, तो इसलिए ये बाय आइटम हमारे पास एक यूज़ केस होगी। जो हमारे पास एक्टर्स हैं वो कैशियर और कस्टमर्स हैं इनिशियली, और उसके अब इनका प्राइमरी कोड, यानी कि इनका इन दोनों ने सबसे पहले सिस्टम को यूज़ किया है, तो ये इसलिए प्राइमरी, और डिस्क्रिप्शन आप इसके मुताबिक हमने दी है। तो इसको तो यूज़ केसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो यूज़ केस, एक्टर, टाइप्स, और इनको अब हम बारी बारी डिटेल के साथ स्लाइड बाय स्लाइड ओवरव्यू इनका जानते हैं। तो ये हमारे पास जो आप बात करते हैं एक्सपेंडेड यूज़ केस, ये अगर एक्सपेंडेड यूज़ केस की बात की जाए या फिर आप एक्सपेंडेड एसेंशियल यूज़ केस की, तो इसमें आप 8, 9, 10 और 11 ये वाले पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की है एक्सपेंडेड रियल यूज़ केस की, तो ये 12 के 12 आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। इन सब पॉइंट्स के हम मज़ीद स्लाइड बाय स्लाइड डिस्क्रिप्शन जानते हैं, और मैं आपको ये लास्ट पॉइंट बताता हूँ, क्रॉस रेफरेंस में वो चीज़ आती है कि हमारा जो भी इवेंट्स है वो किस यूज़ केस से लिया गया उसके बारे में हम बताते हैं। तो नेमिंग यूज़ केसेस में हमारे पास मस्ट बी अ कंप्लीट प्रोसेस फ्राम द व्यू पॉइंट ऑफ द एंड यूज़र, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस के हिसाब से नाम होना चाहिए जो भी हम यूज़ केस का नाम रखते हैं। और दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि जो वर्ब है वो पहले आए, और जो उसके बाद जो भी चीज़ है वो बाद में, यानी कि बाय पिज़्ज़ा है, ना कि पिज़्ज़ा बाय आप लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो भी हमारे पास यूज इनफ डिटेल टू मेक इट स्पेसिफिक, यानी कि हमारे पास इनफ डिटेल होनी चाहिए किसी भी चीज़ को डिटेल में बताने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में उसके लिए इनफ डिटेल होनी। और इसके लिए बाद हमारे पास आता है
यूज़ एक्टिव वाइज नॉट पैसिव, यानी कि हमें एक्टिव वाइज यूज़ करना चाहिए ना कि पैसिव वाइज। और जो लास्ट है वो कहता है कि जो हमारा यूज़ केस का नाम है वो एक्टर के मुताबिक होना चाहिए ना कि सिस्टम के मुताबिक। अगर सिस्टम के मुताबिक होगा तो हमें वो एक्टर को समझ नहीं आया, जबकि यूज़ तो एक्टर नहीं करना होता, इसलिए जो नाम है यूज़ केस का वो एक्टर के मुताबिक होना चाहिए। ये गोल्डन रूल्स फॉर यूज़ केस, ये वही रूल्स हैं जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इसके बारे में आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद यूज़ केस नेमिंग एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देखते हैं। यानी कि अगर परचेज कंसर्न टिकट्स, तो ये हमारे पास एक्सीलेंट होगा यूज़ केस का नाम, यानी कि हमारे पास जो वर्ब जो पहले आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम वेरी गुड, ये होगा अगर हम अगर टिकट्स के लास्ट पर एस लगाते हैं तो इस देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक यूज़ केस के नाम से। तो आपको जो नेम है वो अच्छी तरह से यूज़ किसका रखना होगा, तो इसलिए ये वेरी गुड। अगर गुड में परचेज टिकट, अगर परचेज टिकट नाम देते हैं तो ये गुड गुड होगा। अगर टिकट परचेज अगर लिखते हैं तो आपके पास फेयर होगा, यानी कि ये पैसिव में चला जाएगा। तो इसलिए आपको परचेज पहले और टिकट बाद में, पहले आपको वर्ब लिखना होगा। तो पोर टिकट ऑर्डर सिस्टम, यानी कि ये टिकट और ऑर्डर जो है ये सिस्टम के व्यू से देखा ना कि यूज़र के व्यू से। तो अनएक्सेप्टेबल यानी कि पे फॉर टिकट है, ये प्रोसीजर है ना नॉट प्रोसेस, यानी कि ये अगर हम पहले ही पे की बात कर दें तो ये परचेज तो उसने की तो पे वो क्यों करेगा कोई भी यूज़र वगैरह। तो हमें ये एक्रोनम दिया गया है, जो ये एक्रोनम स्टैंड फॉर है क्रिएट्स, रिट्रीव्स, अपडेट्स या डिलीट्स। अगर हम इस तरह का कोई नाम देते हैं तो ये हमारे पास जितना भी ये प्रोसीजर एंड रिवल नथिंग अबाउट द एक्टर्स, यानी कि इसमें एक्टर्स के बारे में ये नहीं बताता बल्कि ये एक प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो इसलिए ही इस तरह का हम नेम नहीं दे सकते। तो सी से एक्टर क्रिएट्स डाटा, यानी कि एक्टर क्रिएट करेगा डाटा को। आर से एक्टर रिट्रीव्स डाटा, एक्टर अपडेट्स डाटा, एक्टर डिलीट्स डाटा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास वर्ब है वो पहले आता है, जबकि यहाँ तो एक्टर्स एक नाउन पहले आ रहा है, तो इसलिए ये इन इस तरह आप कोई भी नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो डिफाइन एक्टर्स के बारे में है। तो एक्टर्स के बारे में हम सिंपल्स लिखेंगे, अगर स्टूडेंट है स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट लिख देंगे, अगर कस्टमर है तो सिर्फ कस्टमर लिख देंगे, इसके डिटेल नहीं लिखेंगे। अगर तो ये एटीएम की एग्जांपल ली है, तो इसमें अगर सिंपल हम लिखते हैं कस्टमर, अगर उसने डिमांड की तो इसको कस्टमर को डिटेल में लिखें तो फिर हम बताते हैं कि ये कस्टमर क्या, इस तरह उसकी डिटेल भी लिख देते हैं, वरना हम सिंपल कस्टमर ही लिखते हैं। तो उसके बाद आता है आइडेंटिफाई एक्टर्स। इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है उसको कौन यूज़ करेगा, यानी कि कौन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल को यूज़ करेगा, कोई एप्लीकेशन यूज़ करेगी, कोई पर्सन यूज़ करेगा, कौन यूज़ करे, तो इसके बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एक्टर्स, यानी कि हमारे पास किस किस तरह के एक्टर्स होंगे। ये थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास टाइप। तो प्राइमरी एक्टर वो होता है जो सबसे पहले हमारे सिस्टम को यूज़ करता है, तो उसको हम प्राइमरी एक्टर कहते हैं। हैज़ गोल्स टू बी फुलफिल्ड बाय सिस्टम, यानी कि जो यहाँ फिर इसको आप उन्होंने इस तरह कहा है कि जो सिस्टम गोल्स को फुलफिल करता है। तो सपोर्टिंग एक्टर्स वो होता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हम एक एटीएम की एग्जांपल है तो उसमें हमारे पास जो कस्टमर होता है वो प्राइमरी एक्टर, यानी कि वो सबसे पहले कोई ना कोई एक्शन या परफॉर्म करता है, यानी कि उसके लिए कोई भी सिस्टम बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टर। तो स्कैंडरी भी कह रहे हैं सपोर्टिंग, यानी कि सपोर्टिंग एक्टर्स बाद में जो होते हैं उनको कहते हैं सपोर्टिंग या ऑफ स्टेज एक्टर्स, इन सब को हम सेकेंडरी एक्टर्स कहते हैं। तो जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड सर्विस टू द सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम को जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बैंक का आप कह लें कि वो सपोर्टिंग एक्टर्स है। और ऑफ स्टेज एक्टर्स वो होते हैं जो कि बिहेवियर में इंटरेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो किसी भी इसमें न्यू कंट्रीब्यूट वगैरह नहीं करते। तो डायग्राम की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पहले से। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्री कंडीशंस है। तो ये हमारे पास वो पहले जो 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो हाई थे दूसरे केस डायग्राम्स के बारे में, और ये फुली ड्रेस में आ जाते हैं ये वाले प्री कंडीशंस वगैरह। तो प्री के नाम से आपको पता चल रहा है कि प्री का मतलब है पहले, यानी कि प्री कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं,
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जितने भी हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास प्री कंडीशंस में है, उसे हम कहते हैं। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें फेसबुक की, तो आप फेसबुक को क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस पर सारा डाटा वगैरह लिखेंगे, और उसके डाटा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें सबमिट का बटन क्लिक करें। और सबमिट से पहले जितने भी आपने एक्शन परफॉर्म किए हैं, यानी कि लॉगिन वगैरह होना, वो आपकी क्या है, प्री कंडीशंस हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो प्री कंडीशंस हैं वो हमेशा क्या की जाती हैं, एज्यूम की जाती है ट्रू होनी चाहिए। नॉट नॉट टेस्टेड विद इन द यूज़ केस, यानी कि उनको यूज़ केस में हम टेस्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे पास पावर यूजिंग टर्न ऑन, ये इस तरह की जो इग्नोर की जाती है, बल्कि हम जो भी हम लेते हैं प्रीकंडीशन ओनली डॉक्यूमेंट आइटम नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द यूज़ केस, यानी कि यूज़ केस को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं वो हम कंडीशंस वगैरह लेते हैं प्री में। तो मज़ीद समझने के लिए हम एटीएम की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एंटर कार्ड करने से पहले हमारे पास कोई प्री कंडीशन नहीं थी, तो एंटर कार्ड हमने किया। एंटर कार्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर पिन करते हैं। तो एंटर कार्ड जो पिन कार्ड से पहले हमारी प्री कंडीशन क्या हुई, एंटर कार्ड करने से पहले कोई भी हमारी प्री कंडीशन नहीं थी। इसी तरह अगर हम एंटर अमाउंट करते हैं, तो एंटर अमाउंट करने से पहले हमारे पास दो प्री कंडीशन, यानी कि हमारे पास एक तो है एंटर कार्ड किया, एंटर कार्ड करने एंटर पिन किया, और उसके बाद हमने एंटर अमाउंट की, तो हमारे पास दो प्री कंडीशन आ गई। इसी तरह एंटर करने के बाद हम जो भी विदड्रॉ वगैरह करते हैं, तो उससे पहले जो जितनी भी हमारे पास कंडीशंस थी वो हमारे पास प्री में आ गई, यानी कि अमाउंट एंटर भी हमारे पास एक प्री कंडीशन में आ गई, पिन एंटर भी ये हमारे पास प्री कंडीशन में आ गई, और कार्ड एंटर्स भी प्री कंडीशंस में आ गए। तो इस तरह आप प्री कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। और तो पोस्ट कंडीशंस में इसको हम सक्सेस गारंटीज भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह आप लिख सकते हैं, इफ़ फंक्शन परफॉर्म देन कंडीशंस फुलफिल आर नॉट, यानी कि अगर हमने कोई भी फंक्शन को परफॉर्म किया तो हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हुई या नहीं, यानी कि यहाँ तो उसने ट्रू होना है या फॉल्स होना है, कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होती पोस्ट कंडीशन। तो इसकी भी हम एग्जांपल्स लेते हैं एटीएम की, जिस तरह की हमने प्री कंडीशन की ली थी। तो प्री उसमें क्या हमने किया था, एंटर कार्ड, ये हमारे पास एक प्री कंडीशन थी एंटर कार्ड। तो जो एंटर कार्ड है वो हमारा एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, वो कंप्लीट बताएगा, यहाँ तो होगा या नहीं होगा। तो वो अगर इनमें से कोई भी आए तो वो हमारे पास पोस्ट कंडीशन में। इसी तरह अगर हम जो पिन एंटर करते हैं वो वो वैलिड है या इनवैलिड है, उन दोनों में एक लाजमी तौर पर सक्सेस होगा। तो वो अगर हुआ है या नहीं हुआ, तो वो हमारे पास दोनों क्या है, पोस्ट कंडीशंस है। जैसा कि मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी थी, तो उसमें अगर हम सबमिट करते हैं अब कोई भी अपना फॉर्म, तो वो क्या होगा, यहाँ तो फिर हम अपना फेसबुक पे लॉगिन हो जाएंगे या नहीं होंगे, दोनों कंडीशन सक्सेस होंगी जो भी होंगी, चाहे वो फेल्ड की फॉर्म में हो चाहे वो सक्सेस की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में भी हो, लेकिन दोनों कंडीशन इसमें आती हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे, और इसके बाद जो हम जितने भी डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे ऑप्शनल्स में आ जाते हैं। तो अब हमारे पास सक्सेस गारंटी लिख लें या फिर आप पोस्ट कंडीशन लिख लें, दोनों से में से कोई भी आप पॉइंट्स लिख लें, इन दोनों का बात एक ही है। तो इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स इन द प्रीफेस आ जाते हैं, यानी कि जितने भी हमने पहले एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उनके बारे में हम बताएं। तो नेम पहले प्राइमरी एक्टर स्टैक, और जो भी प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशंस, तो इन सब को हम अगर डिटेल के साथ लिखें तो वो हमारे पास आ जाता है। तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या था हमारे पास, मेन सक्सेस सिनेरियो। तो इसमें क्या होता है, प्री कंडीशन से लेकर पोस्ट कंडीशन तक जितने भी आपने एक्शन परफॉर्म किए होते हैं वो सारे आ जाते हैं, जो भी सक्सेस होने के बाद आप लास्ट फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो इसमें हमें शुरू से लेकर आपका रिजल्ट तक कोई भी चीज़ आ सकती है। तो अगर आप तो उसके बाद आता है एक्सटेंशन आर अल्टरनेटिव फ्लोज, यानी कि अगर हमारे पास वो सक्सेस नहीं होता, अगर येस हो जाए तो फिर तो ठीक है, वो सिनेरियो में अगर येस नहीं होता तो उसके अलावा हम कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें तो उसमें हम कोई भी जो नेम सॉरी पासवर्ड एंटर करते हैं, अगर तो सक्सेसफुली एंटर हो तो वो मेन सक्सेस सिनेरियो में चला, अगर वो एंटर नहीं हो तो उसके हम अल्टरनेट बहुत से नेम लेते हैं, यानी कि आप
और उसका रीसेट पासवर्ड कर दें, और रीसेट करने के बाद और फिर उसके बाद मज़ीद हमें को और ऑप्शन देते हैं, इसलिए अल्टरनेटिव इसमें आ जाते हैं, एक्सटेंशन में अल्टरनेटिव पा देते हैं जब हमें कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे आ सकती है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वगैरह आ जाते हैं, और ये हमारे पास यूज़ केस को जो डायरेक्टली है वो इफ़ेक्ट करती है। तो ये हमारे पास स्पेशल रिक्वायरमेंट, अगर इसके हम एग्जांपल है तो हमारे पास यूज़र जो इंटरफेस है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो टच होना चाहिए, यानी कि वैसे तो हो सकता है, लेकिन हम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ये की है कि वो हमारे पास टच में ही होना चाहिए, यानी टच के अलावा कोई और ना हो। तो इसमें इस तरह ये आ जाती हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। तो टेक्नोलॉजी का तो आपको पता है, लेकिन डाटा वेरिएशन मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप अगर कोई और मेथड भी परफॉर्म कर सकें, यानी कि डाटा मतलब कोई डाटा वेरिएशन मतलब तब्दील कर सकें लिस्ट। अगर इसके हम एग्जांपल लें तो अगर आप किसी भी जनरल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कौन सी आपका जो बार कोड है वो स्कैन होता है, लेकिन किसी टाइम अगर आपका वो बार कोड काम नहीं कर रहा तो वो आपको उसको डाटा वेरिएशन क्या है कि आप वही उस जो आइटम आपने परचेज़ की है वो कीबोर्ड के थ्रू उसका एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी एंड डाटा वेरिएशन। तो ओपन इश्यूज़ के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें वो चीज़ें आती हैं, यानी कि हमारे पास वेरिएशन वगैरह टेक्स्ट वगैरह में क्या चेंजेस वगैरह आई हैं वो देखते हैं। तो ज़्यादातर हम इसका टेक्स्ट के साथ ही ओपन इश्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में बता चुका हूँ कि ये आपका जो पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका, आप मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो आपको परफॉर्म करने, तो इसके बारे में आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप सिंपल आज के दौर की बात करें तो आप ये 4 स्टेप्स ही लिखेंगे, और उसके बाद अगर आपको जो वाइट टेस्टिंग है अगर उस वाइट बॉक्स के बारे में नहीं कहा जाता तो आप सिंपल इन स्टेप्स को आप परफॉर्म ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये ऊपर वाले जो 7 स्टेप हैं ये परफॉर्म करने होंगे। अगर वो सिर्फ यही कहते हैं कि फुली ड्रेस में आप बयान करें तो आप सिर्फ ये 8 स्टेप परफॉर्म कर दें तो आपका फिर भी ठीक होगा। तो आपको किसी किस्म का कोई भी सिनेरियो दिया हो तो आपको ये स्टेप्स आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सिनेरियो हो उस हिसाब से आप इसको यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।